सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चार्जेस। ठीक है, चार्जेस का जो सेक्शन है वो सेक्शन स्टार्ट होता है अपने 77 से और ख़त्म होता है 87 में। ठीक है, ये होंगे अपने चार्जेस के सेक्शन नंबर्स। ये चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी एक भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं गया है जो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस ना पूछे गए। समझ में आ रहा है? तो हमेशा इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। चार्जेस को समझने के लिए अपने को समझना होगा एक कंसेप्ट ये है चार्ज का कि जब कभी भी कंपनी क्या करता है, कंपनी किसी भी प्रकार का लोन लेता है। जब कभी भी कंपनी किसी भी प्रकार का लोन लेता है, किससे बताओ ज़रा, किससे लेता है लोन? या तो वो बैंक से लोन लेगा या फिर किसी दूसरे इंसान से लोन लेगा वो। तो याद रखना, जब कभी भी कंपनी लोन लेता है बैंक से, फॉर एग्जांपल बैंक हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। ठीक है, बैंक से फॉर एग्जांपल कंपनी ने लोन लिया तो उसके अगेंस्ट में जो एसेट्स कंपनी ने एज मॉर्टेज बैंक के पास रखा है, उस मॉर्टेज के ऊपर क्रिएट हो जाता है चार्ज। ठीक है, उस एसेट के ऊपर क्रिएट हो जाता है चार्ज। फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इस कंपनी ने बैंक से क्या लिया है? लोन। ठीक है, अब बैंक तो उसको मतलब उसका तो जीजा और साला नहीं लगता बैंक, राइट? तो बैंक उसको बोलेगा कि मोर्टेज के लिए आप कुछ रखो, गिरवी रखना होगा आपको कुछ। तो कंपनी के पास पकड़ लो, फॉर एग्जांपल ये सारे एसेट्स है, कंपनी के पास ये सारे अलग अलग प्रकार के एसेट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीन्स है। तो इन मशीन के ऊपर फॉर एग्जांपल कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया है बैंक से। ठीक है, और पकड़ लो ये दो एसेट जो है, ये वाला मशीन और ये वाला मशीन मिला के होता है 5 करोड़। ठीक है, तो इस लोन्स के अगेंस्ट में नॉर्मली क्या होता है, मोर्टेज का जो अमाउंट होता है ना वो ज़्यादा रहता है, हमेशा एग्जैक्टली 5 करोड़ नहीं रहता है, एक्चुअली उसका अमाउंट जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, तो कंपनी ने क्या किया, बोले ये दो एसेट जो है कंपनी ने ये मोर्टेज कर दिया बैंक के पास। बोले कि ये दो आप मैं गिरवी रखता हूँ आपके ऊपर, ठीक है, आपके पास, आप मुझको 5 करोड़ का लोन दो। तो बैंक भी उसको 5 करोड़ का लोन दे देता है। ठीक है, अब चार्जेस का चक्कर कहाँ पे है? चार्जेस का चक्कर ये होता है कि अपन लोग हैं शेयर होल्डर्स, तो कंपनी कौन सा एसेट मॉर्टेज पे मतलब गिरवी रख दिया है बैंक के पास या किसी के पास, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, किसी भी इंसान के पास, तो वो अपने को पता कैसे चलेगा? राइट? तो क्या होता है, सुनो, जब कभी भी कंपनी लोन लेता है और उसको क्या करना पड़ता है, डीड साइन करना होता है। किस प्रकार का डीड? मॉर्टेज डीड। ठीक है, या फिर लोन डीड, कुछ भी कह लो, लोन डीड, मॉर्टेज डीड। अब ये जो मॉर्टेज रखा है उसने, ये गिरवी रखा है, इसके ऊपर क्रिएट होगा चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्रिएट होगा चार्ज। ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है ये इंफॉर्मेशन जाएगा आरओसी के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, आरओसी क्या करेगा, आरओसी अपने नेशनल वेबसाइट के ऊपर ये लिख देगा कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का ये जो एसेट है ये गिरवी रखा है। ठीक है, ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। समझ में आ रहा है? कोई भी इंसान नॉर्मली जाके वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकता है कि कौन से कंपनी का कौन सा एसेट जो है वो गिरवी है। ठीक है, कौन से कंपनी का कौन सा एसेट जो है वो गिरवी है, वो हम लोग वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसपेरेंसी रहता है। ठीक है, अपने को पता चलता है कि चलो ठीक है, इस कंपनी का ये सारे एसेट जो है ये गिरवी रख के रखे। ठीक है, इसके अगेंस्ट में इतना लोन लिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली चार्जेस में 3 टॉपिक आता है। चार्जेस में सिर्फ 3 टॉपिक कवर होता है। एक टॉपिक है अपना क्रिएशन ऑफ चार्ज को क्रिएट करना। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है अपना चार्ज को मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन। ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट है अपना चार्ज को सेटिस्फाई करना मतलब जरा बताओ, मतलब सेटिस्फैक्शन।
सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है रीपेमेंट, कि आपने लोन जो है वो चुका दिया है, ठीक है। वो जो आपने मॉर्गेज पे रखा था उसको आपने छुड़ा कर लेकर आए आप अपने पास, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, आपने लोन का अमाउंट पेमेंट कर दिया है, वो सेटिस्फैक्शन कहलाता है। तो चार्ज के ऊपर ये 3 चीज जो है यही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन। मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन जो है वो थोड़ा कम पूछते हैं, लेकिन क्रिएशन जो है ये हॉट टॉपिक है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये हॉट टॉपिक है। अब क्रिएशन मतलब क्या? मतलब कि जब चार्ज क्रिएट होगा और चार्ज क्रिएट होने से कितने दिन के अंदर अपने को आरओसी के पास ये इंफॉर्मेशन देना है कि भैया चार्ज क्रिएट हो चुका है, ये सारे जो है ये होता है क्रिएशन। वो जो प्रोसीजर है, वो जो प्रोसेस है, वो होता है क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाने वाले हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है। ये अच्छे से देखना है। यहां पर क्या होगा? क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ चार्ज। आप कोई भी कंपनी हो, ठीक है, आपने क्या किया? आपने मॉर्गेज डीड जो है वो साइन कर लिया, ठीक है, इस डेट पे आपने मॉर्गेज डीड साइन कर लिया। अब ये कितने दिन के अंदर अपने को आरओसी को बताना है, वो है यहाँ पे माजरा, समझ में आ रहा है? तो अपने को पता है कि 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर अपने को आरओसी के पास क्या भेजना होगा? फॉर्म नंबर बताओ, चार्ज का फॉर्म नंबर CHG-1। CHG-1 अपने को सबमिट करना होगा किसको? आरओसी को, ठीक है, आरओसी को सबमिट करना होगा विथ फीस, समझे? 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब आज चार्ज क्रिएट हुआ, इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म CHG-1 और फीस जो है वो सबमिट करना होगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय चांस अगर आप ये वाले डेट में 30 दिन के अंदर अंदर आप नहीं भर पाए तो आपको एडिशनल 30 दिन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा 30 दिन दिया जाएगा। लेकिन इस 30 दिन में एक कंडीशन है कि आपको फॉर्म तो सबमिट करना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा CHG-1, उसके साथ आपको फीस देना होगा, उसके साथ आपको एडिशनल फीस देना होगा, एडिशनल फीस, समझे? ये एक प्रकार का आपको पनिशमेंट आप समझ सकते हो कि आरओसी जो है पनिशमेंट दे रहा है अपने को कि 30 दिन के अंदर हम लोगों ने नहीं भरा है। तो एडिशनल फीस कितना होता है? पकड़ लो, अगर एडिशनल फीस 1000 है, 1000 रुपये फीस नहीं होता है नॉर्मली, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ। 1000 अगर फीस है तो लगभग 1500 या फिर 1600 ये हो सकता है अपना एडिशनल फीस, मतलब जो ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट का रहता है एडिशनल फीस। लेकिन अगर आपने ये एक्सटेंडेड 30 डेज के अंदर अंदर भी आप लोगों ने क्या नहीं किया? फाइल नहीं किया। क्या फाइल नहीं किया? CHG-1। अगर 30 दिन के अंदर अंदर भी आपने CHG-1 फाइल नहीं किया, ठीक है, ये इसके अंदर तो आप लोग किया ही नहीं, लेकिन इसके अंदर भी आपने नहीं किया, तो आपको एक्सटेंडेड और 60 डेज का टाइम मिलता है, एक्सटेंडेड और 60 डेज का टाइम मिलता है, जहां पे आपको फाइल करना होता है। फॉर्म नंबर बताओ, फॉर्म नंबर CHG-1, ठीक है। उसके साथ क्या देना पड़ता है बताओ ना जरा? हाँ जी, एड वोलेरम फीस, एड वोलेरम फीस, ठीक है। ये जो एड वोलेरम फीस है ये बहुत हाई फीस रहता है, ठीक है, ये बहुत हाई फीस रहता है। एड वोलेरम फीस का, एड वोलेरम का मतलब होता है एडिशनल वैल्यू, मतलब जो आपके एसेट, फॉर एग्जांपल आपने 5 करोड़ का लोन लिया है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एड वोलेरम फीस। अगर आपका एसेट जो है वो 5 करोड़ का है और उसके ऊपर चार्जेस लगाना है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा अपना एड वोलेरम फीस। समझ में आ रहा है? वैल्यू कितना है लोन का, वैल्यू कितना है एसेट का, उसके ऊपर हम लोग एडिशनल फीस लगवाएंगे, मतलब आपका बैंड बजा के रख देंगे हम लोग। अगर आपने 30 डेज या एक्सटेंडेड 30 डेज के अंदर भी आप लोगों ने फॉर्म जो है वो फिल नहीं किया, चार्ज आपने क्रिएट नहीं किया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसको देखने का और एक तरीका है, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम लोग आंसर लिखेंगे एग्जाम हॉल में, वो किस प्रकार से लिखेंगे आपको मैं बताता हूँ, समझो। अच्छा, ये है सेक्शन 77, ठीक है ना, ये सेक्शन 77 डिस्कस हो रहा है अभी, ये है सेक्शन 77। ओके, इसको देखने का और एक तरीका है। तरीका ये है कि जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, बताओ ना, क्रिएट कब हो रहा है, मॉर्गेज डीड कब साइन हो रहा है, तभी तो आपके एसेट के ऊपर चार्ज जो है वो लग चुका है, ठीक है। जिस दिन आपने मॉर्गेज डीड जो है वो साइन किया है या फिर लोन जो है, एग्रीमेंट जो है वो आपने साइन किया है, उस दिन से तो लग चुका है ना आपका। क्या लग चुका है सर?
चार्ज आपके एसेट्स के ऊपर, कंपनी के एसेट्स के ऊपर। तो ये है वो डेट जिस दिन हम लोग का एसेट्स के ऊपर क्या लग रहा है, चार्ज। तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर अपने को क्या करना होगा, ये नॉर्मल डेट है, फॉर्म फिलअप करना होगा और फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर नहीं किए तो 30 डेज। तो इस 30 डेज को क्या हम लोग 60 डेज लिख सकते हैं? 60 डेज कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। बताओ क्या? फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज मतलब सर, मतलब चार्ज इस दिन क्रिएट हुआ ना, तो इस दिन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो 60 डेज जो है वो एक्सटेंडेड आपको मिल रहा है। 60 डेज कैसे कि ये है 30 प्लस ये है 30, समझ में आ रहा है ना, इसका 30 और इसका 30, 60। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। प्रोविजन जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला प्रोविजन अच्छे से लिखना है, ठीक है। पहला प्रोविजन है चार्ज क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग, क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्रिएशन ऑफ चार्ज पहले क्या करेंगे, विद इन, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उसके विद इन 30 डेज, ठीक है। विद इन 30 डेज सबमिट फॉर्म CHG1 to ROC, ठीक है, विथ फीस। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है 30 डेज हो चुका है, अभी हम लोग 60 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं लिखने का तरीका। फेलिंग विच मतलब ये हम लोग फेल कर चुके हैं, मतलब ऊपर वाला जो है ये हम लोगों ने फेल कर दिया है, बिकॉज 30 डेज में हम लोग भरे नहीं है। फेलिंग विच विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज इट शैल बी रजिस्टर्ड। मतलब क्या कि CH1 आपको सबमिट करना है ROC के पास विथ फीस जो है, ठीक है। इट शैल बी रजिस्टर्ड। कौन से डेट से ये 60 डेज काउंट किया जाएगा? फ्रॉम बताओ, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। उसके बाद एंड पेइंग एडिशनल फीस। क्या बताओ? एडिशनल फीस। अब इसको समझो अच्छे से, क्या लिखा मैंने यहाँ पे। एक्सटेंडेड 30 दिन का टाइम मिलता है अपने पास। हाँ जी सर, 30 दिन का टाइम एक्सटेंडेड मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, हाँ जी सर 60 भी लिखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग 60 के बाद यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो इस डेट से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये वाला डेट अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इस डेट से अगर कैलकुलेट करें तो 60 डेज हो रहा है कि नहीं, ये 30 और 30, ठीक है। एक्सटेंडेड आपको क्या मिल रहा है, 60 डेज। जैसे कि फेलिंग विच विद इन 60 डेज, अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर फेल कर लिए, मतलब 30 दिन में आपने भरा नहीं है, तो विद इन 60 डेज इट शैल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जिस दिन हमने चार्ज क्रिएट किया है उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो 60 डेज है, मतलब 60 डेज में यहाँ पे क्या 60 डेज है, 30 डेज तो वो नॉर्मल वाला डेट है, ठीक है। 30 डेज जो है वो नॉर्मल वाला डेट है, प्लस 30 जो आपको एक्सटेंशन मिला है, ठीक है ना, प्लस 30 हमको एक्सटेंशन मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ 30 लिखे, देखो अच्छे से, अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ 30 लिखे कि 30 डेज फ्रॉम 30 डेज, तो हमको यहाँ से काउंट करना होगा ना। 30 डेज अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ से काउंट करना, यहाँ से 30 डेज आपको एक्सटेंड मिलेगा। लेकिन लिखने के टाइम में हम लोग लिखेंगे यहाँ से 60 डेज, यहाँ से 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। फेलिंग विच विद इन 60 डेज इट शैल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड पेइंग एडिशनल फीस हम लोग पे कर देंगे। बाई चांस सर अगर ये हम लोग 60 डेज के अंदर भी हम लोग ने नहीं कर पाए सर, तो क्या करेंगे, तो एडिशनल क्या कितना टाइम मिलेगा अपने को, इधर पे देखो जरा, एडिशनल 60 डेज मिलेगा। ये जो 60 डेज है ये यहाँ से काउंट हो रहा है, राइट, यहाँ से काउंट हो रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे 120 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 60 है प्लस 30 कितना हो रहा है, यहाँ पे 30 60 और यहाँ पे 60 डेज कितना हो रहा है, 120 हो रहा है ना, 120 डेज। 120 डेज कब से, 120 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन ये जो 120 डेज का एक्सटेंशन है ना, इसमें ये 30 डेज भी गिरता है, ये वाला 30 डेज भी गिरता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो 120 डेज का एक्सटेंशन है, 120 डेज का एक्सटेंशन है, कब से काउंट हो रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ सच चार्ज, ठीक है ना, जब ये चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, हम लोग थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, फिर से हम लोग लिखेंगे फेलिंग विच विद इन 120 डेज, ठीक है, इट शैल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम कौन सा डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन
ऑफ चार्ज एंड पेइंग, बताओ अब क्या पेमेंट करना होगा, एंड पेइंग एड वैलोरम फीस, एड वैलोरम फीस। ठीक है, ये 3 पॉइंट है अपने चार्ज का, याद रख पाओगे। 120 डेज कैसे है सर, यहाँ पे तो 60 होना चाहिए भाई मेरे, 60 होगा यहाँ से 60 तो काउंट हो रहा है, वो काउंट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, 60 जो काउंट हो रहा है ना भाई मेरे, वो यहाँ से काउंट हो रहा है 60 डेज, ये वाला है 60 डेज। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 120 लिखे 60 की जगह, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो इधर से अगर हम लोग कैलकुलेट करते जाए तो 30 + 30 कितना है 60, ठीक है, प्लस 60 कितना है 120 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ है चीज, ठीक है, समझे। क्रिएशन हम लोग समझ चुके हैं, तो क्रिएशन मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्रिएशन मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, फिर मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन का जो प्रोविजंस है वो क्रिएशन का सेम है। अच्छा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मतलब जो है वो समझ लो आप लोग। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी चेंजेस आना, ठीक है, आपके एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस आना। सर कैसे मॉडिफाई होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ लो कि आपने लोन का जो है हाफ पेमेंट कर दिया है और आपने बोला है आरओसी को, भैया जी हमने लोन का हाफ पेमेंट कर दिया है, मेरा एसेट जो है आधा जो है वो उसको छुड़वा दीजिए आप, ठीक है, उस पे चार्ज जो है वो हटा दीजिए आप। समझ में आ रहा है, तब मॉडिफाई हो जाएगा ना, क्योंकि आपने अगर 5 करोड़ का लोन लिया है, आपने 2 करोड़ पेमेंट कर दिया है, तो 2 करोड़ का जो एसेट्स है आपका वो तो छूट जाएगा ना, वो उसके ऊपर तो मॉर्टेज नहीं रहेगा, है कि नहीं, वो होता है मॉडिफिकेशन। जिस दिन मॉडिफाई हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी को बताओ, अगर 30 दिन फेल हो चुके तो आपको एडिशनल 30 दिन मिलेगा, लेकिन अगर ये 30 दिन भी आप फेल हो चुके तो आपको एडिशनल 60 डेज मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसमें क्या लगेगा एडिशनल फीस और इसमें क्या लगेगा एड वैलोरम फीस। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन और क्रिएशन का एकदम सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी बताओ, एकदम सेम है क्रिएशन मॉडिफिकेशन। लास्ट आता है अपना सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लास्ट आता है अपना, बताओ जरा, लास्ट आता है अपना सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस दिन आपने चार्ज सेटिस्फाई कर दिया, जिस दिन आपने चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, मतलब चार्ज सेटिस्फाई होना मतलब लोन का रीपेमेंट करना, आपने लोन जो लिया था वो आपने क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया है। अब तो मज़ा ही मज़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात भी आपको आरओसी को बताना होगा। कितने दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना होगा। अगर आप 30 डेज़ में फेल हो चुके हो तो आपको मिलेगा 300 डेज़, इसमें आपको फीस देना पड़ेगा, एडिशनल फीस। ठीक है, एडिशनल फीस देना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो 300 डेज़ है ना, ये जो 300 डेज़ है ये कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ से, जिस दिन सेटिस्फाई हुआ है यहाँ से 300। समझ में आ रहा है, जिस दिन सेटिस्फाई हुआ है यहाँ से 300, मतलब नॉर्मल जो दिखा जाए तो 30 + 270। समझे ना, ये 30 डेज़ तो नॉर्मल डेज़ है जो आपको मिल रहा है, और ये जो बाकी 270 डेज़ है ये आपका एक्सटेंशन टाइम है। ठीक है, लेकिन इन टोटल हम लोग लिखते हैं ये चीज़, इन टोटल कैसे लिखते हैं, 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, समझे। सेटिस्फैक्शन का जब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आपको फॉर्म जो है वो फाइल करना होगा CHG-4। ठीक है, CHG-4 आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें एडिशनल फीस लग जाएगा जब यहाँ पे आप 300 डेज में फाइल करने जाओगे तो। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो चुका है, क्रिएशन हो चुका है। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे देखो अच्छे से, इस चार्ट में देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि बच्चे बोलेंगे कि सर 120 डेज में भी हम लोगों ने फाइल नहीं किया, 120 डेज में भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो क्या करें सर। हाँ जी, तो क्या करें, तब जो है ना आपको CG के पास जाना पड़ेगा, डायरेक्ट CG के पास आपको माफ़ीनामा मांगना पड़ेगा। CG मतलब अपना CG मतलब रीजनल डायरेक्टर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई इंसान नहीं है कि आप इंसान के पास जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है अपना रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर तो एक इंसान है, तो इसके पास आप जाओगे, ये अपना थर्ड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा।
थर्ड कॉन्डोनेशन मतलब कॉन्डोनेशन क्या होता है, माफीनामा, ठीक है ना। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि गलती हो चुका है, तो पहला कॉन्डोनेशन कब मांगते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉन्डोनेशन है ये 30 डेज वाला, समझ में आ रहा है, ये 30 डेज वाला ये फर्स्ट कॉन्डोनेशन होता है। सेकंड कॉन्डोनेशन ये 60 डेज वाला ये सेकंड कॉन्डोनेशन होता है, ठीक है। सेकंड कॉन्डोनेशन होता है 60 डेज और 30, और जो उसके बाद अगर फिर भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो आपका थर्ड कॉन्डोनेशन लग जाता है। थर्ड माफीनामा है ये, समझ में आ रहा है, थर्ड माफीनामा है ये। जब आप सीजी के पास जाओगे, आरडी के पास जाओगे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये जो सेक्शन है 77 ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 77 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो पोर्शन है ये सीजी के पास जाना, ये कहाँ पर बोले पता है, ये बोले अपने सेक्शन 87 में। 87 में उन्होंने बोला कि जाओ बेटा आप सीजी के पास भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो एक्सप्लेन हो चुका है। अब सेटिस्फैक्शन में एक दो पॉइंट हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है। सेटिस्फैक्शन में अपने को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, CHG4 जो है वो सबमिट करेंगे, ये फॉर्म सबमिट करेंगे हम लोग किसके पास, आरओसी के पास, ठीक है। आरओसी क्या करेगा, आरओसी जो है 14 दिन का नोटिस जारी करेगा, 14 डेज का नोटिस जारी करेगा, ठीक है। किसको टू दी चार्ज होल्डर, ठीक है, टू दी चार्ज होल्डर। ये चार्ज होल्डर कौन है बता, चार्ज होल्डर वही है जिसके पास आपका प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज है। उसके बाद जब आरओसी सेटिस्फाई हो जाए कि ठीक है भैया उसने जितना भी लोन लिया था वो पेमेंट हो चुका है, वो सेटिस्फाई हो चुका है, तो आरओसी क्या करेगा, वो और एक फॉर्म लॉन्च करेगा और एक फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं हम उसको। वो है आरओसी क्या फॉर्म देगा, CHG5, ठीक है। आरओसी ये जो फॉर्म है आपको दे देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली एक सर्टिफिकेट है, CHG5 ये एक सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट नाम है सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ बताओ ना जरा, सेटिस्फैक्शन, ये होता है अपना CHG5। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिखना होगा इधर पे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, किसको सर, मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए सर, चार्ज मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। कौन सा प्रॉपर्टी सर, जिसके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आप अगर एक मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो तो ये बात आप आरओसी को बता देना, ठीक है। आरओसी को आप ये बात बता देना कौन से नंबर फॉर्म में, CHG बताओ ना जरा, CHG6 में, और उसके साथ फीस भी दे देना थोड़ा, ठीक है। आरओसी को बताना, फीस भी दे देना CHG6 में। कौन से फॉर्म में, CHG6 में। उसके बाद है कि आप जो है अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ये क्रिएशन ऑफ चार्ज का रजिस्टर, और बताओ जरा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करके रखोगे आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। कौन से फॉर्म में पता है, ये फॉर्म होगा आपका CHG7। इस फॉर्म में आपको क्या करना होगा, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। इस फॉर्म में ये जो फॉर्म है यही रजिस्टर है, समझ में आ रहा है। अगर क्रिएशन का है तो ये जो है आपको मेंटेन करके रखना होगा लाइफ टाइम के लिए, और अगर सेटिस्फैक्शन का है तो आप 8 साल तक मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्रिएशन का जो रजिस्टर है वो हम लोग परमानेंटली रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखेंगे, और जो सेटिस्फैक्शन का है वो हम लोग 8 साल तक रखेंगे, 8 साल तक हम लोग रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या सर, हाँ इंस्पेक्शन कर सकता है कोई भी मेंबर। इस रजिस्टर का, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस में हम लोगों ने चार्ज का रजिस्टर रखा है, ये कौन कौन इंस्पेक्शन कर सकता है, मेंबर कर सकता है, क्रेडिटर कर सकता है। लेकिन अगर मेंबर और क्रेडिटर नहीं है, कोई दूसरा इंसान है, तो वो भी कर सकते हैं, एनी अदर पर्सन,
लेकिन ये जो एनी अदर पर्सन है इसको फीस देना होगा, ठीक है, विथ फीस, यहाँ पे लिख दो विथ फीस, ठीक है। मेंबर, क्रेडिटर, एनी अदर पर्सन विथ फीस। समझे? पूरा समझ चुके हैं? दिल और दिमाग में समा चुका है ये चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजर अपॉइंट करे तो CHG 6, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करके रखे रजिस्टर तो CHG 7, ठीक है। और सेटिस्फैक्शन का कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है अपने को? ROC देता है अपने को सर्टिफिकेट, बताओ ज़रा, CHG 5 में ये सेटिस्फाई हो चुका है ये बोल के, है कि नहीं? ये होता है अपना सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और बताओ ना, CHG 1 में क्या होता है सर? CHG 1 में हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं कि हम लोग चार्ज क्रिएट कर रहे, अपने एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है, ये बात हम लोग ROC को बताए CHG 1 में, ठीक है। पूरा चार्ज जो है वो आपके दिल और दिमाग में समा चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट समझाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से देखना। कंसेप्ट है फ्लोटिंग चार्ज का और फिक्स चार्ज का। डिफरेंस क्या है वो भी समझाऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? कंपनी के बहुत सारे एसेट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एसेट है, 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 ठीक है। ये एक AC है, ये टेबल है, ठीक है, ये मशीन है, तो ये भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तो कंपनी जब चार्ज क्रिएट करता है तो कंपनी कहता है कि मेरे कंपनी के एसेट्स के ऊपर आप चार्ज क्रिएट कर लो, लेकिन वो एसेट्स जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है। एसेट्स नॉट आइडेंटिफाइड इन केस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। एसेट्स नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है। एसेट्स नॉट आइडेंटिफाइड इन केस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, मतलब चार्ज जो है ये इसके ऊपर रहता है, कभी कभी इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, कभी इसके ऊपर हो जाता है, कभी इसके ऊपर हो जाता है, कभी इसके ऊपर हो जाता है, ऐसे फ्लोट करता रहता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता है, उसको कहा जाता है फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। और फिक्स चार्ज वो होता है जो एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर ही चार्ज लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये AC है तो इसी के ऊपर ही चार्ज क्रिएट करके रख दिए है कंपनी ने, ठीक है। ये समझ चुके हैं? अब कुछ कुछ कंडीशंस होता है जहां पे ये फ्लोटिंग चार्ज जो है ना, ये फ्लोटिंग चार्ज जो है ना वो फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, वो फिक्स्ड हो जाता है। फ्लोटिंग चार्ज कब फिक्स्ड हो जाता है? या फिर फ्लोटिंग चार्ज जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है? जितने बच्चों ने ये क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है या फिर ये अपने एंग्री बर्ड खेला है मोबाइल पे, उनको पता होगा क्रिस्टलाइज होता है कि कुछ पावरफुल स्पेल रहता है अपने पास, जो अगर हम लोगों ने गिरा दिया तो सब कुछ आइस हो जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है। क्रिस्टलाइज मतलब फ्रीज हो जाना। अब तो फ्लोटिंग चार्ज में वो जो चार्ज है ना वो क्या हो रहा है, वो जंप कर रहा है एक एसेट के ऊपर दूसरे एसेट पे, दूसरे एसेट से तीसरे एसेट पे। तो ये जंप कर रहा है एक एसेट के ऊपर से दूसरे एसेट पे। अब उसी चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे, एक पर्टिकुलर एसेट पे चिपका देंगे कि यही है एसेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं हम। वो कौन से केसेस है? 4 केसेस है। 4 केसेस है जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज हो जाता है, ठीक है। 4 केसेस अब लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 4 केसेस। कौन सा केस है भैया? पहला केस है जब डेटर सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस। डेटर सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, बताओ, मतलब डेटर कंपनी सीजेस टू कैरी बिजनेस, इसका मतलब क्या है? डेटर कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस। डेटर मतलब वो बंदा जिसने लोन लिया है, वो अपना कंपनी बंद करके, ठीक है, वो निकल रहा है अपने गाँव। समझ में आ रहा है? कंपनी बंद कर दे रहा है। तो जब कंपनी बंद हो रहा है, बिजनेस शट डाउन हो रहा है, तो भैया आपने जो लोन लिया है ना, उस लोन का पेमेंट तो करना होगा। तो लोन का पेमेंट जब करेंगे तब क्या वो चार्ज जो है वो क्या हिलता डुलता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एसेट को पकड़ेंगे और उसको बेच के हम लोग क्या कर देंगे? लोन का पेमेंट कर देंगे, राइट। तब तो हम लोग एसेट को पकड़ेंगे ना, किसी भी पर्टिकुलर एसेट को पकड़ के क्या करेंगे? उसको बेच डालेंगे, राइट। तो यही है, तब हो जाता है क्रिस्टलाइज, फ्रीज हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है वो फ्लोटिंग वाला चार्ज, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है जब डेटर कंपनी गोज इन लिक्विडेशन। बताओ, जब ये डेटर कंपनी गोज इन लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, ठीक है, समझ लो कंपनी भी बंद हो रहा है, ठीक है, लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है उस कंपनी का,
अंडरस्टूड, तब भी वो फ्रीज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वो चार्ज जो है वो फ्रीज हो जाएगा। तीसरा बताइए ना ज़रा, तीसरा ये है कि चार्ज होल्डर जो है, चार्ज होल्डर इज टेकिंग पोजेशन, टेकिंग पोजेशन ऑफ व्हाट, पोजेशन ऑन एसेट्स। चार्ज होल्डर ने बोला है, चार्ज होल्डर कौन है, चार्ज होल्डर कौन है, जिसने लोन दिया है ना, तो वो चार्ज होल्डर है, वो होल्ड करके रख रहा है चार्ज किसके ऊपर, कंपनी के एसेट के ऊपर। जिस दिन चार्ज होल्डर ने बोल दिया नहीं मेरे को ये एसेट चाहिए, ये एसेट जो है मेरे को ये चाहिए, मैं पोजेशन ले रहा हूँ इस एसेट का, तब क्या हो जाएगा, तब थोड़ी ना ये एसेट मतलब कौन सा एसेट, अब तो फ्लोटिंग चार्ज है, इसको फिक्स करना होगा, इसको क्रिस्टलाइज करना होगा, इसको फ्रीज करना होगा, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर एसेट को पकड़ेंगे और फिर चार्ज होल्डर को पोजेशन दे देंगे उस एसेट का। ठीक है, समझ में आ रहा है। और चौथा बताओ ज़रा, हाँ जी, अगर अपने डीड में कुछ लिखा है, कौन सा डीड, कौन सा डीड बताओ ना, अरे भाई वही डीड मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। ठीक है, वो डीड मतलब जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैंक है, ये बैंक ने, और ये आप हो, कंपनी है, कंपनी और बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट डीड, समझ में आ रहा है। डीड में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा होता है कि मतलब क्या क्या प्रोसेस हो सकता है इस एग्रीमेंट में। ठीक है, इस एग्रीमेंट में क्या क्या निश्चित हुआ है वो सब डीड में लिखा होता है, नियम कानून सब कुछ लिखा होता है। अगर उस नियम कानून में कुछ ऐसा नियम कानून लिखा है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, घटना के घटने से, अगर इस डीड में लिखा है ऐसा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर घटना को घटने के बाद वो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स हो जाएगा, तब वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, डीड में कुछ ऐसा इवेंट लिखा है कि उस इवेंट पे आने पर, मतलब वो जो इवेंट घटेगा, वो जो घटना घटेगा, ठीक है, तब वो फिक्स चार्ज हो जाएगा, फ्लोटिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तब वो फ्लोटिंग नहीं रहेगा। तो सर कौन सा ऐसा इवेंट घटेगा, कोई भी इवेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो बैंक ने बोला ना, बैंक ने बोला भैया सुनिए, आपका मार्केट, आपके मार्केट में जो आपका शेयर्स है, उस शेयर का दाम अगर 500 से नीचे गिरा तो आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो हम फिक्स करा देंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, उस फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स करा देंगे, तो वो फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बताओ, कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है। ठीक है, समझे, ये 4 है। चौथा वाला क्या है बताओ, आप लिख सकते हो, चार्ज में क्रिस्टलाइज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दैट मे बी स्पेसिफाइड इन दी डीड, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दैट मे बी स्पेसिफाइड इन दी डीड। ये 4 केसेस में चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट सेक्शन बचा है। लास्ट सेक्शन जो है ये मतलब आपको सेक्शन याद करने का दरकार नहीं है, जो सेक्शन मैं बोल रहा हूँ आपको उसी सेक्शन को याद करना है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग करेंगे पेनल्टी, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा किस प्रकार का पेनल्टी लगता है। ठीक है, तो पेनल्टी का सेक्शन पता है आपको कितना है, इसमें पेनल्टी है अपना, ये जो पनिशमेंट लगेगा ना, पनिशमेंट है अपना 86। तो क्या आपको सेक्शन 86 याद करके रखना है? नहीं बेटा, सेक्शन 86 याद नहीं करके रखना है। जो सेक्शंस मैंने आपको बताया है, जैसे सेक्शन 77, ठीक है, सेटिस्फैक्शन होता है, क्रिएशन होता है, वो सारे आप याद रखो अच्छे से। ठीक है, और ये पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट मतलब अगर आपने किसी भी प्रकार का गलती किया, या फिर इस चैप्टर में जो भी लिखा है, इस चैप्टर में जो भी लिखा है उसका आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कंपनी के ऊपर लग जाएगा। ये अमेंडेड है, ठीक है, अच्छे से देखना, ये लेटेस्ट पनिशमेंट है। ये कंपनी के ऊपर लग जाएगा 5 लाख का फाइन। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो है, कंपनी के ऑफिसर, जिस ऑफिसर ने ये काम करना था और उस ऑफिसर ने नहीं किया, तो उस ऑफिसर के ऊपर लगेगा 50,000 का फाइन, 50,000। ये लेटेस्ट अमेंडेड सेक्शन है, ठीक है ना, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के ऊपर लगेगा 5 लाख, और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, उसके ऊपर लगेगा 50,000। 50,000 का क्या बताओ ज़रा, फाइन लग जाएगा। और अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ये लास्ट फाइन है, ठीक है, इसको सिर्फ याद कर लो। अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट जमा किया है, तो आपके ऊपर सेक्शन 447 अट्रैक्ट हो जाएगा। 447 अट्रैक्ट हो जाएगा। ये सेक्शन 447 है फ्रॉड का सेक्शन। क्या है बताओ?
फ्रॉड का सेक्शन जब आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे कि 447 क्या है, लेकिन ये याद रख पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरा चार्ज का चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है, इसके साथ जो चार्ज है वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का जो प्रॉपर नोट्स होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। इस नोट्स को आप पढ़ के लिख लो, आपको और कोई दूसरा नोट्स जो है पढ़ने का दरकार नहीं होगा, लिखने का दरकार नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।